हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी का विलन एक दुष्ट जादूगर यानी काइसिलियस को दिखाया जाता है, जो एक रस्म करने के लिए अपने कुछ आदमियों के साथ कामरताज यानी नेपाल के काठमांडू में बसे हुए मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स के घर, जो एक रहस्यमयी जगह है। मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स यानी वो लोग जो रहस्यमयी कलाओं में माहिर होते हैं और वो लोग महान जादूगर है। वहाँ के लाइब्रेरियन को मार के उस लाइब्रेरी से एक किताब का पन्ना फाड़ लेता है, क्योंकि उस पन्ने पे एक डार्क मैजिक का रस्म लिखा होता है और काइसिलियस उस रस्म को पूरा करना चाहता है ताकि वो डार्क डायमेंशन से शक्ति लेके और भी ताकतवर बन जाए और उस डार्क डायमेंशन को धरती पर ला सके। लेकिन तभी अंधकार से एक साया उनके पास आता है। वो और कोई नहीं बल्कि कामरताज के सभी मास्टर्स के लीडर यानी सबसे शक्तिशाली जादूगर होते हैं, जिन्हें एंशिएंट वन कहा जाता है। और उन्हें देखकर काइसिलियस और उनके सभी साथी भागने लगते हैं। काइसिलियस अपनी जादू से वहां पर एक पोर्टल बना लेता है और उस पोर्टल की मदद से वो लोग दूसरे शहर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एंशिएंट वन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो एक मिरर डायमेंशन बनाकर काइसिलियस और उसके साथियों को वहां पर कैद कर लेते हैं। दरअसल मिरर डायमेंशन एक अलग दुनिया है जो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी जो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होता है। इस डायमेंशन में जो भी चेंजेस होते हैं वो रियल दुनिया को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते। ये एक सेफ प्लेस होता है जिसमें रियलिटी बेंड हो सकती है, बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स ट्विस्ट और टर्न कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के। मिरर डायमेंशन में फाइट करना डेंजरस होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉ ऑफ फिजिक्स काम नहीं करता। अब यहाँ पर एंशिएंट वन और काइसिलियस के बीच फाइट होता है। एंशिएंट वन काइसिलियस के कई आदमियों को मार देते हैं, लेकिन तभी काइसिलियस एक और पोर्टल बना के अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जो कि बहुत काबिल और कामयाब न्यूरोसर्जन होते हैं। लेकिन उनमें घमंड कूट कूट के भरा होता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो सबसे बेस्ट हैं, जो ऑपरेशन कोई भी नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकते हैं। उनके साथ हमें डॉक्टर क्रिस्टीन पामर को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, फिर वो एक न्यूरोसर्जिकल सोसाइटी डिनर अटेंड करने के लिए अपनी सुपर कार लेके निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी हाई स्पीड में होती है, तभी उन्हें कॉल आता है और वो कार चलाते हुए ही फोन में बात करते रहते हैं। उनकी कार बहुत तेज रफ्तार में होती है और फोन में बात करने के दौरान उनका ध्यान भटक जाता है और उनकी कार उनके बगल में चल रही एक दूसरी कार के साथ टकरा जाती है और उनके कार का भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लाया जाता है। और जब उनका आंख खुलता है तब क्रिस्टीन उनके पास बैठी होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने दोनों हाथों को देखते हैं और वो देखते हैं कि उनके हाथ और उंगलियों में स्टील के पीस डाले गए हैं, क्योंकि एक्सीडेंट में उनके दोनों हाथों की कई सारे लिगामेंट्स फट जाते हैं और दोनों हाथों की नर्व बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इससे ये होता है कि उनके दोनों हाथों की उंगलियां अब कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकती, यानी कि अब वो कभी भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज के रिक्वेस्ट करने पर फिर से उनके हाथों का सर्जरी किया जाता है। ये ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, लेकिन तभी भी उनकी उंगलियां पूरी तरह से ठीक नहीं होता, इसीलिए वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं अपने हाथों की नर्व्स को ठीक करने के लिए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस फिजियोथेरेपिस्ट से बहुत रूडली और एरोगेंट होकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुमने पहले कभी किसी को इतनी बिगड़ी हुई नसों के साथ ये सब एक्सरसाइज करके ठीक होते हुए देखा है? वो फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि हाँ देखा है। एक आदमी था जिसका पीठ टूट गया था, पैरालाइज हो गया था, उसके दोनों पैर बर्बाद हो गए थे, वो व्हील चेयर पर घुमा करता था, वो हफ्ते में 3 बार मेरे पास आता था और अचानक एक दिन आना बंद कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद मैंने उस आदमी को रास्ते पर चलते हुए देखा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और वो उस फिजियोथेरेपिस्ट से उस आदमी का फाइल मांगते हैं। और वो फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए उसका फाइल तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि उनका दोनों हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं। वो अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाती है। वो क्रिस्टीन से कहते हैं कि मुझे अपने हाथों का इलाज मिल गया, इसके लिए मुझे $200,000 चाहिए। लेकिन क्रिस्टीन कहता है कि इतना पैसा अब नहीं रहा तुम्हारे पास, क्योंकि आज तक तुमने जितना भी कमाया है उससे ज्यादा तुमने खर्च किया है, इसलिए अब कोई फायदा नहीं इन सब बातों का, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी हालत में अपने हाथ को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए अब फ्रस्ट्रेशन में आकर वो क्रिस्टीन को बहुत इंसल्ट करते हैं। इसीलिए क्रिस्टीन गुस्सा होकर रोते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को गुड बाय बोल के वहां से चले जाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज
उस आदमी की फाइल को देखता है जिसके बारे में फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं और वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो आदमी वॉलीबॉल खेल रहा होता है। और वो उस आदमी से मदद मांगता है कि तुमने अपने आप को ठीक कैसे किया, क्योंकि मुझे भी मदद चाहिए। और फिर वो आदमी स्ट्रेंज को कमरताज के बारे में बताता है, जिस जगह को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो नेपाल के काठमांडू में बसा हुआ है। वो कहता है कि मेरा शरीर खत्म हो गया था लेकिन मेरा दिमाग एकदम ठीक था, मुझे उसी की क्षमता को बढ़ाना था, इसीलिए मैं वहाँ के साधु और गुरुओं के पास ट्रेनिंग करने के लिए गया था और ट्रेनिंग करते हुए मैंने अपने आप को ठीक कर दिया। वहाँ पे और भी बहुत सारी रहस्यमयी चीजें थी सीखने के लिए, लेकिन मैं उतना कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए मैंने अपने आप को ठीक करके वहाँ से चला आया। और फिर स्ट्रेंज काठमांडू पहुंच जाता है। वहाँ पर वो कमरताज को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एक साया आके उन्हें उन गुंडों से बचा लेता है जिसका नाम मोर्डो होता है। और फिर मोर्डो ही स्ट्रेंज को कमरताज लेके जाता है और अब कमरताज में जाके स्ट्रेंज एंशिएंट वन से मिलता है। और तब हम देखते हैं कि एंशिएंट वन एक लेडी है जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में काइसिलियस से लड़ते हुए देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से पूछता है कि जैसे आपने उस आदमी को ठीक किया था, क्या मुझे भी वैसे ही ठीक कर सकते हैं? फिर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर के नर्वस सिस्टम को तो ठीक नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को कैसे ठीक कर सकता है, मैं ये तुम्हें सिखा सकती हूँ। और अब ये सब सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, वो इन सब चीजों को नहीं मानते। वो एंशिएंट वन से बोलता है कि मैंने यहाँ तक आने में अपने बचे हुए पैसे भी खर्च कर दिए और आप मुझसे ये सब बकवास कर रहे हैं। आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होता, हम तो बस इस बड़े से ब्रह्मांड के अंदर पल भर के लिए जन्मे एक छोटे से कण हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो एंशिएंट वन से बदतमीजी से बात करता है और उन्हें इंसल्ट करता है, और इसीलिए एंशिएंट वन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और वो पल भर के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की शरीर से उसके आत्मा को अलग कर देते हैं। और ये देखकर स्ट्रेंज चौंक जाता है, क्योंकि स्ट्रेंज का आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और स्ट्रेंज अपने शरीर को देख सकता है। और फिर एंशिएंट वन उसके आत्मा को वापस स्ट्रेंज के शरीर से जोड़ देते हैं। फिर ठीक होने के बाद स्ट्रेंज पूछता है कि अभी आपने क्या किया मेरे साथ? एंशिएंट वन बोलते हैं कि पल भर के लिए तुम आत्माओं की दुनिया में चले गए थे, जहाँ आत्मा अपनी शरीर के बिना ही रहती है। फिर स्ट्रेंज उनसे पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? एंशिएंट वन कहती है कि तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम कितना कुछ नहीं जानते। और एंशिएंट वन यहाँ भी नहीं रुकते, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कई सारे अलग अलग डायमेंशन और मल्टीवर्स का एक झलक दिखाती हैं। ये सब देखने के बाद स्ट्रेंज को एंशिएंट वन की बातों पर यकीन आ जाता है, यानी कि उसे पता चल जाता है कि इस यूनिवर्स के अलावा भी और भी कई सारे यूनिवर्स और डायमेंशन है। और फिर वो उनसे माफी मांगता है और ये सब सिखाने के लिए कहता है, लेकिन फिर एंशिएंट वन उसे सिखाने के लिए मना कर देती है और कमरताज से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन स्ट्रेंज 5 घंटे से कमरताज के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, इसीलिए मोर्डो एंशिएंट वन से कहता है कि स्ट्रेंज में कुछ बात है। काइसिलियस जिस पन्ने को चुरा के लेके गया था, अगर वो उस पन्ने की लिखावट को समझ गया तो फिर हम सब के लिए खतरा होगा। हमें इस वक्त स्ट्रेंज जैसे लोगों की जरूरत है जो ताकतवर और बुद्धिमान है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एंशिएंट वन ने ही काइसिलियस को ट्रेन किया था, यानी कि काइसिलियस एंशिएंट वन की शिष्य था। लेकिन काइसिलियस ताकत की भूख के लिए एंशिएंट वन को धोखा दे देता है और फिर मोर्डो के समझाने के बाद एंशिएंट वन स्ट्रेंज को सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं और मोर्डो स्ट्रेंज को अंदर लेके आता है और स्ट्रेंज अब यही रहने लगता है। और फिर एंशिएंट वन स्ट्रेंज को मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाने लगते हैं और स्ट्रेंज का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। फिर वो कमरताज के नए लाइब्रेरियन वोंग से मिलता है, क्योंकि उसे मैजिक सीखने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बहुत सारी किताबें भी पढ़ना पड़ता है। और वहाँ पर हम बहुत सारे रहस्यमयी किताबों को भी देखते हैं जो एंशिएंट वन की है। स्ट्रेंज वोंग से पूछता है कि क्या ये सब किताबें पढ़ना मना है? वोंग कहता है कि नहीं, यहाँ पर किसी भी जानकारी की मनाही नहीं है सिवाय कुछ रस्मों को छोड़कर, यानी कि इन किताबों को पढ़ा जा सकता है, लेकिन एंशिएंट वन के अलावा कोई भी इन किताबों को समझ नहीं सकता। स्ट्रेंज उन किताबों में से एक किताब को खोलता है और वो वोंग से बोलता है कि इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। वोंग कहता है कि ये काग्लियोस्त्रो का किताब है, इससे समय के रहस्य के बारे में पता चल सकता है। इसके पन्ने एक पुराने मास्टर काइसिलियस चुरा के लेके गया है और यहाँ पर पहली बार स्ट्रेंज को काइसिलियस के बारे में पता चलता है। फिर हम काइसिलियस को देखते हैं जो उस फाड़े हुए पन्ने से अपनी दुष्ट रस्म शुरू कर देता है और अब वो डार्क डायमेंशन से शक्ति लेने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे डोरमामू का भी एक झलक दिखता है जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर है। दरअसल डोरमामू एक बहुत बुरा एंटिटी है जो डार्क डायमेंशन को रूल करता है और अब काइसिलियस के पास रियलिटी को बेंड करने की शक्ति आ जाती है, यानी कि अब वो इस दुनिया में यानी कि मिरर डायमेंशन के बाहर सब कुछ उसके हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। और इधर कामरताज
में डॉक्टर स्ट्रेंज का फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। स्ट्रेंज को मैजिक से एक पोर्टल खोलना होता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी स्ट्रेंज पोर्टल खोलने में नाकामयाब हो जाता है। इसीलिए अब वहाँ एंशिएंट वन आके उसे समझाते हैं और एक पोर्टल ओपन करके उसे लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत ठंड होता है। वो स्ट्रेंज से कहते हैं कि इस टेम्परेचर में एक इंसान बस 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है, पर शायद तुम 2 मिनट में ही मर जाओ। और ये कहते ही एंशिएंट वन उस पोर्टल से वापस कमरताज चले आते हैं और उस पोर्टल को बंद कर देते हैं, यानी कि वो स्ट्रेंज को एवरेस्ट में अकेला छोड़ देते हैं ताकि स्ट्रेंज अपनी जान बचाने के लिए खुद ही पोर्टल ओपन करके वापस आ सके। और फिर स्ट्रेंज पोर्टल ओपन करने में लग जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी उससे पोर्टल ओपन नहीं होता। इधर कामरताज में एंशिएंट वन और मोर्डो स्ट्रेंज के वापस आने का इंतजार करते हैं और फिर आखिरकार स्ट्रेंज पोर्टल ओपन करके वापस कामरताज आने में कामयाब हो जाता है। और अब धीरे धीरे स्ट्रेंज इन रहस्यमयी कलाओं में माहिर होता जाता है और अब वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी कि आत्मा के शरीर से अलग होने वाले कला में भी माहिर हो जाता है। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख रहा होता है। इसीलिए अब एंशिएंट वन स्ट्रेंज को प्रैक्टिस करने के लिए उसे मिरर डायमेंशन यानी कि आईने के आयाम के इस्तेमाल करना सिखाते हैं और वो स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन के बारे में सब कुछ समझाते हैं कि इस दुनिया में जो भी होता है उसका हमारी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये एक दूसरी दुनिया जैसी है। ये दुनिया पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हो। जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जब एंशिएंट वन काइसिलियस और उसके आदमियों को मिरर डायमेंशन में कैद कर दिया था और फिर मोर्डो स्ट्रेंज को लड़ाई करना सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रेंज मोर्डो से काइसिलियस के बारे में पूछता है। मोर्डो स्ट्रेंज को काइसिलियस के बारे में सब कुछ बताता है कि काइसिलियस जब पहली बार यहाँ आया था तब वो कुछ भी नहीं था। वो अपनों को खो चुका था, एक हारा हुआ दुखी आदमी। वो एंशिएंट वन का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन जिद्दी और घमंडी। उसने एंशिएंट वन पर सवाल उठाया और उन्हें ठुकरा कर ताकत की खोज में चला गया। स्ट्रेंज मोर्डो से पूछता है कि काइसिलियस ने उस रेशम के पन्ने को क्यों चुराया, लेकिन मोर्डो इसका कोई भी जवाब नहीं देता। फिर स्ट्रेंज लाइब्रेरी जाकर एंशिएंट वन की वही कागली अस्त्रों की किताब को खोलता है जिस किताब के कुछ पन्ने काइसिलियस फाड़ के लेके गया था। उस किताब को पढ़ते हुए उसे एक चीज का पेंटिंग दिखता है और वही सेम चीज लाइब्रेरी में उसके सामने एक स्टैंड में रखा होता है। दरअसल ये आई ऑफ आगामोटो होता है। इससे समय को नियंत्रण किया जाता है। वो उस वक्त लाइब्रेरी में नहीं होता, इसीलिए स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो को उठा लेता है और अपने गले में पहन लेता है और उस किताब को देख के उसे चलाने की कोशिश करता है। इससे उसके हाथ में एक ग्रीन कलर का चक्र बन जाता है। स्ट्रेंज के सामने एक आधा खाया हुआ एप्पल होता है जिसे वो खुद ही कुछ देर पहले खा रहा था। वो आई ऑफ आगामोटो को उस एप्पल पर यूज करता है। जब वो अपना हाथ राइट साइड की तरफ घुमाता है तब वो एप्पल अपने आप ही आधे से पूरा खत्म होना शुरू हो जाता है और जब वो अपना हाथ लेफ्ट साइड घुमाता है तब वो एप्पल वापस से पहले जैसा यानी कि एक पूरा साबुत एप्पल बन जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस चीज से वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। दरअसल आई ऑफ आगामोटो के अंदर टाइम स्टोन होता है जिससे समय को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपने एमसीयू की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखा है तो आपको टाइम स्टोन के बारे में पता होगा। ये उन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है और अब वो आई ऑफ आगामोटो की मदद से टाइम को रिवर्स करके उस किताब के फटे हुए पन्नों को वापस लेके आता है जो काइसिलियस चुरा के लेके गया था और उन पन्नों में उसे डोरमामू, डार्क डायमेंशन और इटर्नल लाइफ के बारे में पता चलता है। लेकिन तभी वहाँ पे डार्क डायमेंशन का दरवाजा खुलने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर मोर्डो और वोंग आके स्ट्रेंज को रोकता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। मोर्डो स्ट्रेंज से कहता है कि वक्त के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम वक्त के भंवर में फंस जाते और कभी भी बाहर नहीं आ पाते। तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाते। मोर्डो और वोंग स्ट्रेंज से पूछता है कि तुमने ये किया कैसे। स्ट्रेंज कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है। मैं एक बार जिस चीज को देख लेता हूँ वो मेरे दिमाग में छप जाता है, इसीलिए इस किताब को एक बार पढ़ते ही मैं सब कुछ समझ गया। मोर्डो कहता है कि इसके लिए सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं है। तभी वोंग उससे कहता है कि तुम पैदा ही मिस्टिक आर्ट्स यानी इन रहस्यमयी कलाओं के लिए हुए हो। फिर स्ट्रेंज उनसे पूछता है कि हम लोग कौन है, क्या करते हैं, और फिर वोंग स्ट्रेंज को कमरताज के बारे में सब कुछ समझाता है। वो कहता है कि एवेंजर्स इस दुनिया को पृथ्वी पे होने वाले हमले से बचाते हैं, लेकिन हम लोग यानी जादूगर और भी रहस्यमयी हमलों से धरती को बचाते हैं। एंशिएंट वन सबसे शक्तिशाली हैं, इसीलिए उन्हें सॉर्सरर सुप्रीम कहा जाता है। हजारों साल पहले महान आगामोटो ने इन रहस्यमयी कला यानी इन मिस्टिक आर्ट्स को जन्म दिया था। वही जादूगर जिसने वो आग बनाई जिसे तुमने बिना सोचे समझे उठा लिया। आगामोटो ने धरती की सुरक्षा के लिए 3 सैंक्टम्स का निर्माण किया था जहाँ अब बड़े बड़े शहर हैं। और फिर वोंग स्ट्रेंज को 3 दरवाजा दिखाकर बोलता है कि ये 3 दरवाजे हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन के सैंक्टम्स में जाते हैं। दरअसल वो दरवाजे उन शहर तक जाने का पोर्टल्स होते हैं। दरअसल सैंक्टम्स एक तरह का मैजिकल प्रोटेक्शन सेंटर्स होते हैं जो पूरी दुनिया को डार्क डायमेंशन यानी रहस्यमयी खतरों से बचाते हैं। एंशिएंट वन और उनके शिष्य इन सैंक्टम्स का ध्यान रखते हैं। हर एक सैंक्टम्स को एक एक महान जादूगर चलाते हैं और जब कोई बड़ी आफत आती है तो ये सैंक्टम्स अर्थ की रक्षा के लिए एक मैजिकल शील्ड बनाते हैं। फिर मोर्डो स्ट्रेंज को बताता है कि सैंक्टम्स दुनिया को बचाते हैं और हम लोग सैंक्टम्स को बचाते हैं। स्ट्रेंज पूछता है
है, बचाते हो किससे? वोंग बोलता है दूसरी दुनिया यानी दूसरे डायमेंशन के प्राणियों से जो हमारे यूनिवर्स के लिए खतरा है। स्ट्रेंज बोलता है कि जैसे डोरमामू। मोटो पूछता है तुम्हें कहाँ से पता चला ये नाम? स्ट्रेंज बोलता है कि काग्लियोस्ट्रो की किताब से। क्यों? वोंग स्ट्रेंज को बताता है डोरमामू अंधकार की दुनिया यानी डार्क डायमेंशन में रहता है, समय से भी परे, यानी उसके लिए समय कोई भी मायने नहीं रखता। वो किसी भी वक्त पर कहीं भी हो सकता है। वो दुनियाओं को खत्म करता है, एक ऐसा प्राणी जिसके पास इन्फिनाइट पावर्स हैं और ना खत्म होने वाली भूख, सभी यूनिवर्स को खत्म करके अपने अंदर खींच लेने की, और पृथ्वी के लिए उसका भूख सबसे बड़ा है। फिर स्ट्रेंज बोलता है कि काइसिलियस ने इस पन्ने को फाड़ा था। फिर वोंग बोलता है कि हाँ, उसमें डोरमामू से मिलने और डार्क डायमेंशन से ताकत खींचने की रस्म लिखी थी। फिर सब कुछ सुनने के बाद स्ट्रेंज कहता है पर मुझे इन सब से दूर रखिए, मैं तो बस अपने हाथ को ठीक करने के लिए आया था, कोई जंग का हिस्सा बनने के लिए नहीं। लेकिन फिर अचानक लंदन के सैंक्टम का घंटा बजता है और हम देखते हैं कि काइसिलियस लंदन सैंक्टम के मास्टर को मार देता है और उस सैंक्टम को ब्लास्ट कर देता है, और उसके हमले से स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम के दरवाजे के अंदर चला जाता है। और अब वो न्यूयॉर्क के सैंक्टम के अंदर होता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो उस पूरे सैंक्टम पर बिल्कुल अकेला होता है। वहाँ पर उसे कई सारी जादुई चीजें और एक कांच के अलमारी के अंदर एक उड़ता हुआ क्लॉक यानी एक चौका दिखता है। लेकिन तभी वहाँ पर काइसिलियस और उसके कई सारे आदमी आ जाते हैं और वो न्यूयॉर्क के मास्टर को भी मार देते हैं। ये देखकर स्ट्रेंज काइसिलियस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काइसिलियस और उसके आदमी स्ट्रेंज पर हमला कर देते हैं। स्ट्रेंज जैसे तैसे करके उन लोगों से बचता रहता है और काइसिलियस के दो आदमियों को चालाकी से पोर्टल के जरिए कहीं दूर भेज देते हैं। लेकिन अब काइसिलियस उसके पीछे पड़ जाता है और जब काइसिलियस स्ट्रेंज के ऊपर हमला करता है तब उन दोनों की लड़ाई से जिस कांच की अलमारी के अंदर वो क्लॉक रखा हुआ था वो अलमारी टूट जाता है और अब काइसिलियस स्ट्रेंज को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक वो क्लॉक यानी वो चोगा काइसिलियस के हाथ को रोक लेता है और स्ट्रेंज को बचा लेता है। दरअसल इस क्लॉक का नाम होता है क्लॉक ऑफ लेविटेशन और इस क्लॉक की मदद से स्ट्रेंज हवा में उड़ने लगता है। अब ये क्लॉक स्ट्रेंज जो चाहता है वो उसे करने नहीं देता, बल्कि वो क्लॉक जो चाहता है वो स्ट्रेंज से करवाता है। दरअसल ये क्लॉक ऑफ लेविटेशन की कई सारी एबिलिटीज में से एक एबिलिटी है कि वो खुद से सोच सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने मार्वल कॉमिक्स पढ़ा है उन्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। स्ट्रेंज दीवार में रखे हुए एक एक्स को लेना चाहता है जिससे वो काइसिलियस के ऊपर हमला कर सके, लेकिन वो क्लॉक स्ट्रेंज को पीछे की तरफ खींचता है और एक जंजीर की तरफ इशारा करता है और स्ट्रेंज उस जंजीर को काइसिलियस की तरफ फेंकते ही काइसिलियस जंजीरों में कैद हो जाता है क्योंकि वो एक जादुई जंजीर होता है। और अब काइसिलियस डार्क डायमेंशन के बारे में स्ट्रेंज को बताता है कि इंसान डार्क डायमेंशन से ताकत खींच के हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, यहाँ तक कि तुम भी। वो स्ट्रेंज को ताकत और अमर जीवन का लालच देता है। वो ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सॉर्सरर सुप्रीम यानी एंशिएंट वन इतने सालों तक कैसे जिंदा है, क्योंकि वो भी डार्क डायमेंशन से ताकत खींचती है जिंदा रहने के लिए। डोरमामू हम सबको अमर जीवन देगा जो एंशिएंट वन सिर्फ अपने लिए रखती है। वो स्ट्रेंज को एंशिएंट वन के खिलाफ भड़काने लगता है और फिर जब स्ट्रेंज का ध्यान नहीं होता तब काइसिलियस का एक साथी उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और उसका खून निकलने लगता है और अब वो आदमी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो क्लॉक फिर से स्ट्रेंज की जान बचा लेता है। और अब स्ट्रेंज वहाँ से एक पोर्टल बना के वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर था उस हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलता है और उसके दिल का ऑपरेशन करने के लिए बोलता है क्योंकि काइसिलियस का आदमी उसके दिल के ऊपर ही हमला करता है। लेकिन स्ट्रेंज का हालत बहुत बिगड़ने लगता है, इसीलिए स्ट्रेंज एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है, यानी स्ट्रेंज अपने आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता है ताकि वो ऑपरेशन में क्रिस्टीन की मदद कर सके, क्योंकि क्रिस्टीन बहुत घबराई हुई होती है। और अब स्ट्रेंज की आत्मा रूहानी दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाती है ताकि वो क्रिस्टीन को ऑपरेशन में गाइड कर सके। और उधर न्यूयॉर्क के सैंक्टम में वो क्लॉक उस आदमी को छोड़ता ही नहीं, इसीलिए वो आदमी भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि उसका शरीर ना सही लेकिन उसका आत्मा स्ट्रेंज को मार सके। और अब वो स्ट्रेंज का पीछा करते करते ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाता है और ये देखकर स्ट्रेंज फिर से रूहानी दुनिया में चला जाता है और उन दोनों आत्माओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। और ये सीन इस मूवी का एक बेहतरीन सीन होता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का आत्मा उस आदमी से हार रहा होता है और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज का शरीर भी बिगड़ने लगता है। लेकिन क्रिस्टीन स्ट्रेंज को एक शॉक देती है और जिससे स्ट्रेंज की आत्मा को पावर मिलता है और वो उस आदमी की आत्मा को दूर फेंक देता है। और अब स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बोलता है कि और जोर से शॉक दो और क्रिस्टीन ऐसा ही करती है, वो और जोर से स्ट्रेंज को शॉक देती है और इससे स्ट्रेंज की आत्मा को और भी ताकत मिलता है और इससे वो उस आदमी की आत्मा को नष्ट कर देता है जिससे कि वो आदमी मारा जाता है और स्ट्रेंज की जान बच जाती है। फिर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से माफी मांगता है, वो
कहता है कि मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा ध्यान रखा। फिर क्रिस्टीन पूछती है तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे, और स्ट्रेंज अब तक उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ क्रिस्टीन को बताता है। लेकिन क्रिस्टीन उसके बातों पर यकीन नहीं करता और इसीलिए वो पोर्टल जिससे स्ट्रेंज यहाँ तक आया था वो उसे ये पोर्टल दिखाता है और कहता है फिलहाल अभी मुझे जाना होगा, एक बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। और फिर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और न्यूयॉर्क वापस आके वो पहले उस क्लॉक को लेता है और देखता है कि काइसिलियस वहाँ पर नहीं होता। और तभी वहाँ पर मोर्डो और एंशिएंट वन आ जाते हैं। वो लोग क्लॉक ऑफ लेविटेशन को स्ट्रेंज के पास देखकर चौंक जाते हैं। मोर्डो कहता है कि ये क्लॉक तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए ये तुम्हारे पास आया। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ये क्लॉक एंशिएंट वन स्ट्रेंज को देते हैं। स्ट्रेंज एंशिएंट वन से कहता है कि काइसिलियस भाग गया, वो जब चाहे अपनी मर्जी से जगह और उसकी आकार को बदल सकता है। एंशिएंट वन उससे पूछता है कि क्या वो मिरर डायमेंशन के बाहर असली दुनिया में ये सब कर रहा है। स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, जिससे वो समझ जाते हैं कि काइसिलियस अब कितना ताकतवर बन गया है। एंशिएंट वन कहते हैं कि लंदन का सैंक्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब न्यूयॉर्क और हांगकांग का सैंक्टम ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। तुमने न्यूयॉर्क के सैंक्टम को हमले से बचाया और यहाँ का मास्टर भी अब मर चुका है, इसीलिए अब हमें इस सैंक्टम के लिए एक नए मास्टर चाहिए। और इसीलिए एंशिएंट वन स्ट्रेंज को न्यूयॉर्क के सैंक्टम का नया मास्टर बनाते हैं और उसे मास्टर स्ट्रेंज कहकर बुलाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज मना कर देता है। वो कहता है कि ना मैं मास्टर स्ट्रेंज हूँ ना कोई मिस्टर स्ट्रेंज हूँ, मैं बस डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। जब मैं डॉक्टर बना था तब मैंने किसी को चोट ना पहुंचाने की कसम खाई थी, लेकिन अभी अभी मैंने एक आदमी को मार दिया, अब दोबारा मैं ये सब नहीं करूंगा। इसीलिए एंशिएंट वन स्ट्रेंज को समझाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी मौत को काबू नहीं कर सकता, जब मौत आता है तब हर किसी को मरना पड़ता है। लेकिन तभी स्ट्रेंज बोलता है कि क्या डोरमामू भी मौत को काबू नहीं कर सकता, वो तो अमर जीवन दे सकता है। फिर एंशिएंट वन कहते हैं कि ये हमारे मौत का डर ही है जो डोरमामू को और ताकत देता है। फिर स्ट्रेंज कहता है कि जैसे वो आपको ताकत देता है जिंदा रहने के लिए। दरअसल जो बात काइसिलियस ने स्ट्रेंज को कहा था कि एंशिएंट वन सालों तक जिंदा रहने के लिए डार्क डायमेंशन से ताकत खींचती है, वो बात अभी भी स्ट्रेंज के दिमाग में चल रहा होता है। इसीलिए वो एंशिएंट वन से ये पूछता है। वो कहता है कि मैंने कालियोस्त्रो की किताब में ये रस्म देखा था। मोर्डो पूछता है कि ये क्या बोल रहे हो। स्ट्रेंज बोलता है कि इनकी लंबी उम्र और अमर जीवन पाने का राज, ये जिंदा रहने के लिए डार्क डायमेंशन से ताकत लेती है। लेकिन मोर्डो स्ट्रेंज की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि मैंने ये रस्म देखा है और फिर एंशिएंट वन वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोर्डो स्ट्रेंज से कहता है तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता कि उनके कंधों में कितनी जिम्मेदारियां हैं। और अब मोर्डो और स्ट्रेंज एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं क्योंकि स्ट्रेंज ये सब छोड़ के वापस जाना चाहता है। लेकिन मोर्डो कहता है दुश्मन हम पर जल्दी हमला करने वाला है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। और वो दोनों झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक काइसिलियस और उसके कुछ आदमी न्यूयॉर्क सैंक्टम को बर्बाद करने के लिए फिर से चले आते हैं। काइसिलियस सैंक्टम को बर्बाद करने ही वाला होता है, लेकिन स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन के जरिए काइसिलियस के हमले को नाकाम कर देता है क्योंकि मिरर डायमेंशन में हुए उस हमले का असली दुनिया में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन काइसिलियस डार्क डायमेंशन की शक्ति से और भी ताकतवर बन गया है, इसीलिए वो मिरर डायमेंशन में और भी खतरनाक हो जाता है। वो मिरर डायमेंशन में असली दुनिया को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिरर डायमेंशन में ही स्ट्रेंज और मोर्डो को मार सकता है। इसीलिए वो दोनों भागने लगते हैं और विजुअली ये सीन इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन होता है। और बहुत देर तक भागने के बाद काइसिलियस स्ट्रेंज को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां पर एंशिएंट वन आ जाती है और स्ट्रेंज की जान बच जाता है। और तब हम देखते हैं कि ताकतवर काइसिलियस के साथ लड़ने के लिए एंशिएंट वन भी डार्क डायमेंशन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा सिंबल डार्क डायमेंशन की ताकत को इस्तेमाल करने से काइसिलियस और उसके साथियों के माथे पर आता है, ठीक वैसा ही सिंबल इस वक्त एंशिएंट वन के माथे पर भी दिखता है। और अब मोर्डो ये देखकर चौंक जाता है कि ये सच है कि एंशिएंट वन भी डार्क डायमेंशन से पावर लेते हैं। एंशिएंट वन यहाँ पर काइसिलियस को समझाने की कोशिश करते हैं कि डोरमामू तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन काइसिलियस और उसके आदमी एंशिएंट वन पर हमला कर देते हैं, लेकिन काइसिलियस बेरहमी से अपनी साथी की परवाह ना करते हुए उन दोनों को ही घायल कर देते हैं और एंशिएंट वन को दूर फेंक देता है। और स्ट्रेंज और मोर्डो भी उनके पीछे जाते हैं। फिर स्ट्रेंज उन्हें हॉस्पिटल में क्रिस्टीन के पास लेके आते हैं और अब कई दिनों बाद स्ट्रेंज कोई ऑपरेशन करना चाहता है और वो भी एंशिएंट वन का। लेकिन अभी भी स्ट्रेंज का हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, वो अभी भी कांपते हैं। इसीलिए स्ट्रेंज अपने कलीग डॉक्टर को उनका ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होने लगती है। इसलिए स्ट्रेंज एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है, यानी अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता है। और तब वो देखता है कि एंशिएंट वन की आत्मा बाहर जा रही होती है। वो उनके आत्मा को रोकता है और उनसे बात करता है। वो कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं, आप मरने वाले हैं, आपको अपने शरीर में वापस लौटना होगा। लेकिन एंशिएंट वन कहती है कि वो डार्क डायमेंशन की शक्तियों का इस्तेमाल अपनी उम्र बढ़ाने के लिए करती थी। लेकिन फिर भी काइसिलियस को नहीं रोक
पाई। वो स्ट्रेंज को समझाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुम हमेशा सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि मौत हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एंशिएंट वन बताती हैं कि तुम्हारे पास दुनिया को बचाने का ताकत है, लेकिन तुम्हें अपने ईगो और अपने डर का पीछा छोड़ना होगा और बड़े मकसद के लिए जीना होगा। मुझे अंदर ही दुनिया से ताकत लेना कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। कभी कभी सबकी भलाई के लिए कुछ नियम तोड़ने पड़ते हैं। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब मुझसे पूछा था कि मैंने उस आदमी को कैसे ठीक किया। मैंने उसे ठीक नहीं किया, वो खुद ही दूसरे डायमेंशन से ऊर्जा लेके अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता है जिससे वो चल सकता है। फिर स्ट्रेंज बोलता है यानी कि मेरे हाथ ठीक हो सकते हैं। एंशिएंट वन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन दुनिया एक बेहतरीन जादूगर को खो देगी, तुम डोरमामू को हरा सकते हो। स्ट्रेंज कहता है कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि कोई भी तैयार नहीं होता और अंत में वो समय को धीरे धीरे रुकते हुए देखती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। और इधर ऑपरेशन थिएटर में एंशिएंट वन अपना दम तोड़ देती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत सोचने के बाद काइसिलियस और डोरमामू को रोकने के लिए निकल पड़ता है और इधर काइसिलियस और उसके आदमी हांगकांग के सेंटम पर हमला कर देते हैं, लेकिन कामरताज का वो नया लाइब्रेरियन वोंग इस सेंटम को बचाने के लिए आगे आता है। और इधर स्ट्रेंज मोडो से मिलता है, लेकिन अब मोडो भी एंशिएंट वन को गलत समझता है क्योंकि मोडो भी देख लेता है कि एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से शक्ति लेते थे। वो कहता है कि एंशिएंट वन खुद अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को सालों तक जिंदा रहने के लिए ऐसा करती थी और हम उनकी वजह से यहाँ फंस गए हैं क्योंकि काइसिलियस उनकी ही गलती थी। लेकिन स्ट्रेंज उसे समझाता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अगर वो नहीं होते तो इस धरती को कौन बचाता। और फिर काइसिलियस को रोकने के लिए मोडो स्ट्रेंज की बात मान जाता है और वो दोनों काइसिलियस को रोकने के लिए हांगकांग निकल जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि काइसिलियस हांगकांग सेंटम और उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब जो कि तीनों सेंटम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है क्योंकि काइसिलियस न्यूयॉर्क के सेंटम को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए अब धरती पर अंधेरा फैलने लगता है और डोरमामू भी आ रहा होता है। लेकिन स्ट्रेंज एक आखिरी कोशिश करता है, वो टाइम को रिवर्स करने लगता है जैसा उसने पहली बार लाइब्रेरी में उस एप्पल के साथ किया था, जिससे कि सब पहले जैसा हो जाए। इससे टाइम रिवर्स होने लगता है और वोंग जो कि मारा गया था अब वो भी जिंदा हो जाता है। स्ट्रेंज मोडो और वोंग को उस टाइम लूप से निकाल लेता है, लेकिन काइसिलियस और उसके आदमी डार्क डायमेंशन की ताकत को यूज करके उस टाइम लूप से निकल जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज और मोडो दोनों मिलकर चालाकी से काइसिलियस को रिवर्स टाइम का फायदा उठा के दीवार में चुनवा देते हैं। लेकिन अब डोरमामू जो कि टाइम के भी परे हैं, यानी डोरमामू के ऊपर टाइम का कोई भी असर नहीं होता, वो धरती पर आ जाता है। अब काइसिलियस खुद को आजाद कर लेता है और वो स्ट्रेंज के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जो टाइम लूप स्ट्रेंज ने क्रिएट किया था वो टूट जाता है और टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। अब स्ट्रेंज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उठ के डोरमामू के पास जाता है और एक टाइम लूप क्रिएट करता है और कहता है, डोरमामू मैं समझौता करने आया हूँ। डोरमामू कहता है, समझौता? तुम क्या समझते हो? तुम कौन हो जो मुझसे समझौता करने आए हो? तुम्हारे जैसा मनुष्य मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर डोरमामू अपने डार्क पावर्स का इस्तेमाल करता है और स्ट्रेंज को वहीं पर मार देता है। लेकिन एक बार फिर से स्ट्रेंज वहां पर आ जाता है और डोरमामू से कहता है, डोरमामू मैं सौदा करने आया हूँ। डोरमामू कहता है, क्या ये सब फिर से क्यों हो रहा है? और वो एक बार फिर से स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन एक बार फिर से स्ट्रेंज वापस आ जाता है और कहता है, डोरमामू मैं समझौता करने आया हूँ। दरअसल स्ट्रेंज डोरमामू और उसके बीच एक टाइम लूप क्रिएट कर देता है, जिससे कि स्ट्रेंज जितने भी बार मरेगा वो टाइम लूप फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए डोरमामू अनगिनत बार भयानक तरीकों से स्ट्रेंज को मारता है, लेकिन उसके मरने के बाद तुरंत ही वो टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रेंज वापस आ जाता है। और इसीलिए अब डोरमामू इरिटेट होकर स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? स्ट्रेंज कहता है कि अर्थ को छोड़ दो, तुम्हारे डार्क डायमेंशन और काइसिलियस और उनके साथियों को वापस ले जाओ और कभी वापस मत आना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ही मैं इस टाइम लूप को बंद करूंगा। और फिर अचानक से स्ट्रेंज काइसिलियस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। काइसिलियस को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो स्ट्रेंज से पूछता है, तुमने क्या किया? स्ट्रेंज कहता है, मैंने जो भी किया तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और अचानक काइसिलियस और उसके आदमियों का शरीर नष्ट होने लगता है और डोरमामू उन्हें डार्क डायमेंशन के अंदर खींच लेता है। और इससे हमें पता चलता है कि डोरमामू ने स्ट्रेंज की शर्त मान ली और अर्थ को छोड़ने के लिए राजी हो गया। अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है, लेकिन अब मोडो उनके साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि नियम तोड़ना गलत है और जो लोग नियम तोड़ते हैं वो गलत करते हैं। और फिर वो अपने रास्ते चला जाता है। और मूवी के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मोडो उस आदमी से उसकी शक्ति छीन लेता है जिसने पहली बार स्ट्रेंज को कामरताज के बारे में बताया था। यानी कि अब मोडो उन सब से बदला लेना चाहता है जिन लोगों ने नियम तोड़े हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल प्लॉट पैराडॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।